अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ तुफ़ैल अहमद। आज हम अपने फ़र्स्ट टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, स्टेट ऑफ मैटर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन शामिल होगा। सो चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन डैश इज़ ऑलवेज सेम फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसमें बच्चों हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है H2 plus O2 gives us 2H2O। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब बच्चे इस इक्वेशन को हम अगर इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रीड करें तो हम देख सकते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का, यानी टोटल 3 मोल रिएक्टेंट के, 2 मोल वाटर, 2 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम नहीं है। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखें तो इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल वाटर के बना रहे हैं। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम नहीं होंगे। अगर इसको हम नंबर ऑफ एटम की टर्म में देखें तो हम देख सकते हैं कि 2 2s are 4, यानी 4 हाइड्रोजन एटम, और इधर भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम है। सो हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट में भी 4 हैं, प्रोडक्ट में भी 4 हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं एंड 2 इधर हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। सो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ एजाइड आयन N3-1 इफ़ एवोगैड्रोज नंबर इज़ Na। तो इसमें बच्चे हम सबसे पहले एजाइड आयन के नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करें N3-1, ये एजाइड आयन है, इसका हमें गिवन है 4.2 ग्राम, ये इसके हमें गिवन है। इसको अगर मोलर मैस से हम डिवाइड करें, एजाइड आयन का मोलर मैस है 42। तो बच्चे इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास निकल आते हैं 0.1 मोल। अब नंबर ऑफ़ मोल्स एजाइड आयन के 0.1 है। अब अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल एजाइड आयन में 3 नाइट्रोजन के एटम है, 3 नाइट्रोजन है और 1 नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया हुआ है। सो टोटल हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 22 मोल्स हैं इलेक्ट्रॉन के 0.1 मोल में। तो इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2। सो 2.2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो हमारे पास आ जाएगा 2.2 Na। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेल्टा हो जाएगा 2.2 Na। क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में क्या चीज़ है। तो अगर हम 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड को देखें H2SO4, तो इसमें बच्चे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 सल्फ़र का मोल है और सल्फ़र का मोलर मैस है, सल्फ़र का मैस 32 ग्राम है। सो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास सल्फ़र के 32 ग्राम है। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 ग्राम हो जाएंगे और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के हमारे पास 64 ग्राम हो जाएंगे। सो ऑप्शन में हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र। चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय 117 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सोल्यूशन। अब सोडियम क्लोराइड जो कि बच्चों एक आयनिक कंपाउंड है, तो जब इसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा। तो पहले इसकी आयोनाइजेशन की इक्वेशन देख लेते हैं, NaCl। इसको जब हम इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में तो ये आयोनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास 117 ग्राम है, 117 ग्राम NaCl के। तो अगर हम NaCl के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें तो NaCl का मोलर मैस है 58.5। तो बच्चों इसको डिवाइड करेंगे हम 58.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मोल, यानी 117 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमारे पास 2 मोल्स है। अब 2 मोल्स, 1 मोल से हमें पता है कि 1 मोल NaCl जब आयनाइज होता है तो 1 मोल सोडियम और 1 मोल क्लोराइड आयन बनता है।
सो 2 मोल जब NaCl आयोनाइज होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स सोडियम पॉजिटिव आयन बनेंगे प्लस 2 मोल्स हमारे पास क्लोराइड नेगेटिव आयन्स बनेंगे। सो टोटल आयन्स के जो हमारे पास मोल्स हो जाएंगे टोटल वो हमारे पास हो जाएंगे 4 मोल्स आयन्स के। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ आयन्स की तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ़ आयन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास हैं 2, Na हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास हैं 4, Na हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 ऑलमोस्ट इंटू 10⁻23 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻24। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बन जाएगा चार्ली। चार्ली विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, 3 dm³ ऑफ प्रोपेन ऑन कंप्लीट कंबशन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अल्फा ऑप्शन में 7.5 dm³, बीटा में 6 dm³, 9 dm³ एंड 15 dm³। तो बच्चों इसके लिए आपने सबसे पहले प्रोपेन की कंबशन की इक्वेशन लिख लेनी है। तो प्रोपेन हमारे पास है C3H8, तब इसकी हम कंबशन करते हैं O2, इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों आपने याद रखना है कि जब हम किसी भी कंपाउंड की कंबशन करेंगे तो जितने कार्बन होंगे कंपाउंड में उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है प्रोपेन में, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। अब हमें प्रोपेन का वॉल्यूम दिया हुआ है 3 डेसीमीटर³। इसके लिए हमें पहले मोलर रेशियो निकालनी पड़ेगी। प्रोपेन के हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं 1, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स बन रहे हैं 3। सो प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड में जो मोलर रेशियो है वो 1:3 है। तो ये आपने याद रखना है कि जो मोलर रेशियो होती है वही वॉल्यूम की रेशियो भी होती है। सो अगर हमारे पास 3 डेसीमीटर³ प्रोपेन के होंगे 3 dm³, तो चूँकि मोलर रेशियो 1:3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी हमारे पास 3 × 3 डेसीमीटर³। वॉल्यूम की रेशियो भी सेम होगी तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 डेसीमीटर³। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 विच कंटेन 9 ग्राम ऑफ कार्बन। सो बच्चों अगर इसमें हम CH4 की बात करें तो CH4 में कार्बन के 12 ग्राम है। 12 ग्राम कार्बन में हमारे पास 1 मोल है CH4 का, 1 मोल। तो इसके लिए अगर हम रिलेशन ड्रा करें तो 1 ग्राम कार्बन में CH4 के कितने मोल्स हो जाएंगे, 1/12 हो जाएंगे। और हमें कितने गिवन है, हमें यहाँ पे 9 ग्राम गिवन है। सो 9 ग्राम CH4 में जो CH4 के नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे 9 ग्राम कार्बन में 1/12 मल्टीप्लाई बाय 9, हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4, तो हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास होता है 0.75, 0.75। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडिड अ कप ऑफ मिल्क, नंबर ऑफ कार्बन एटम एडिड इज़। सो इसमें बच्चों हमारे पास 9 ग्राम है ग्लूकोज के, 9 ग्राम C6H12O6 ये हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हम ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास हमारे पास होता है 180 ग्राम पर मोल। तो जब हम ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 180। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास ये पॉइंट लगा के यहाँ पे आपने 0 लगाना है, तो ये हमारे पास इसे कटेगा, ये आ जाएगा 1/2। सो 1/2 हमारे पास होता है 0.05। तो ये इसके साथ ऐड होकर हमारे पास 0.05 आ जाएगा।
अब चूँकि एक ग्लूकोज में हमारे पास ये ग्लूकोज के नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, एक ग्लूकोज में चूँकि हमारे पास 6 मोल हैं कार्बन के, तो एक मोल में तो 0.05 मोल्स ऑफ ग्लूकोज में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 0.3 मोल्स कार्बन के। और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम निकालने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएंगे 6 3 18, तो ये हमारे पास 1.8 इंटू 10⁻23। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा चार्ली, 1.8 इंटू 10⁻3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन डिटरमाइन और आइडेंटिफाई। तो बच्चों मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग डिफरेंट चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें अल्फा ऑप्शन है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। सो रिलेटिव आइसोटोपिक मास हम पोजीशन ऑफ पीक से, मास स्पेक्ट्रम के अंदर जो पोजीशन ऑफ पीक है उससे हम लोग रिलेटिव आइसोटोपिक मास डिटरमिन करेंगे। इसी तरीके से रिलेटिव मोलेकुलर मास भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कंपैरिजन से, और अननोन कंपाउंड को नॉन कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम से कंपेयर करके हम अननोन कंपाउंड को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मोल्स परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो बच्चों इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास है 0.5 ग्राम, और ऑक्सीजन हमारे पास है 8 ग्राम, और इसमें हमने मोल परसेंट निकालना है, किसका, मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इन दोनों के हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे तो हाइड्रोजन का मोलर मास चूँकि 1 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 0.5 मोल्स। ऑक्सीजन का मोलर मास हमारे पास 16 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी हमारे पास आ जाएंगे 0.5 मोल्स। सो टोटल मोल्स इसमें हमारे पास 1 आ जाएंगे, टोटल मोल्स 0.5 प्लस 0.5, तो टोटल मोल्स हमारे पास 1 आ जाएंगे। अब अगर हम मोल परसेंट लेंगे ऑक्सीजन की, तो मोल परसेंट हमारे पास ऑक्सीजन की आ जाएगी मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें हमारे पास आ जाएगी 50%। सो 50% ऑक्सीजन के मोल्स हैं और 50% इसमें हाइड्रोजन के मोल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 मोल ऑफ सोडा ऐश कंटेन एवोगैड्रोज नंबर ऑफ। सो बच्चे सोडा ऐश का फार्मूला Na2CO3, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे विल बी फार्मूला यूनिट्स। सो एक मोल आयनिक कंपाउंड में एक एवोगैड्रोज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बीटा, यानी 1 मोल ऑफ सोडा ऐश, इसके अंदर एवोगैड्रोज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल हैव सेम वॉल्यूम एज 14 ग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। तो इसमें बच्चे सबसे पहले हम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में देख लेते हैं। हमें गिवन है 14 ग्राम N2, तो इसके अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 14, N2 के मोलर मास है 28, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब हमने देखना है कि गिवन ऑप्शन में 14 ग्राम के 0.5 मोल किसके हैं। तो इसमें बच्चे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसके अगर हम 14 ग्राम लें, 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो 14 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 16 ऑक्सीजन का, 12 कार्बन का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28
ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मोल्स 0.5 मोल्स। सो कार्बन मोनोऑक्साइड के और नाइट्रोजन के चूँकि नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं तो इनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा चार्ली। इक्वल वॉल्यूम इक्वल मोल अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बच्चे द स्पीशी अमंग द फॉलोइंग विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एट रूम टेम्परेचर। सो बच्चे इसमें अल्फा ऑप्शन में आप देख सकते हैं आयरन है। आयरन ये मेटल है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मेटालिक क्रिस्टल में मौजूद होंगे। बीटा ऑप्शन में हीलियम, हीलियम दे आर नोबल गैसेस और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 24 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, 1.1 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड। तो बच्चे इसमें कंबशन एनालिसिस में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के फार्मूलाज गिवन है। यहाँ पे हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 1.1 ग्राम बन रहा है तो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1.1 ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 24 ग्राम, मल्टीप्लाई इसको आपने करना है 12 से, ये फार्मूला गिवन है, और डिवाइड कर देना है इसको आपने 44 से एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चे इसको अगर हम सॉल्व करें तो इधर हमारे पास आ जाएगा 12, 2 पे कट जाएगा, 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला एक 0 मैं यहाँ से हटा दूँ, इधर मैं इसको 0 को इधर कर दूँ, 11 हो जाएगा। सो 11 डिवाइडेड बाय 44, ये हमारे पास 4 आ जाएंगे। सो इधर हमारे पास 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमारे पास बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 8। सो 10 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास, इसकी अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करें 10, 8, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, इधर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये 1.2, 16, 4 आ जाएगा, ये ऑलमोस्ट 1.25, 5 लगाएंगे 14, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.25%। सो करेक्ट ऑप्शन इसका चार्ली, 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वी हैव टू अज्यूम। हमें स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? मैस ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस देन मैस ऑफ प्रोडक्ट। सो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऑल द रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो इसमें बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। साइड रिएक्शन अकर, साइड रिएक्शन, नो साइड रिएक्शन इन स्टाइकियोमेट्री, and reaction is reversible, reaction should be irreversible, so beta option इसका correct option हो जाएगा। next question, question number 15, which of the following has greater number of molecules? इनमें से किस में ज़्यादा molecules हैं, greater number of molecules हैं? तो बच्चे अल्फा ऑप्शन में हमारे पास है 0.5 moles of CH4, तो नंबर ऑफ molecules निकालने के लिए इसको हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से चार्ली ऑप्शन में हमारे पास है 16 ग्राम ऑफ O2। 16 ग्राम ऑफ O2 का मतलब है इसमें हमारे पास 0.5 मोल्स हैं O2 के, तो इसको भी हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमारे पास है 16.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3। तो जब वॉल्यूम गिवन हो तो उससे जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो पहले इसमें मोलर वॉल्यूम से 22.414 से डिवाइड करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो 0.75 मोल्स निकलते हैं, और इधर हमारे पास 0.75 मोल्स गिवन है। सो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मोल्स चूँकि बीटा ऑप्शन में है तो इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बीटा।
16.8 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. A bottle of cold drink contain 100 centimeter cube liquid in which CO2 is 0.2 molar. Suppose CO2 behave like an ideal gas. Volume of the dissolved CO2 at STP. तो हमने इसका वॉल्यूम निकालना है. तो बच्चे वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे और CO2 की हमें यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं 0.2 मोलर्स. तो मोलैरिटी का फार्मूला हमारे पास है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm क्यूब. तो मोलैरिटी हमारे पास है 0.2, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब. 100 सेंटीमीटर क्यूब को जब हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, ये हमारे पास आ जाता है 0.1 डेसीमीटर क्यूब. सो यहाँ पे हमारे पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.02. अब कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास 0.02 मोल्स है. अब इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करने तो वॉल्यूम V इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Vm, मोलर वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.02 मल्टीप्लाई बाय 22.414. बच्चे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट, इसको मैं अगर इस पॉइंट को बच्चे मैं इधर ले आऊँ, ये वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और ये वाले पॉइंट को मैं अगेन यहाँ पे ले आऊँगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.22414. तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.44 dm क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 0.448 dm क्यूब. बीटा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. 1 atmospheric pressure is equal to 760 Newton per meter square, 76 centimeter cm mercury, 17.4 psi, 101.325 पास्कल. तो बच्चे इसके लिए आपने एक रिलेशन याद रखना है, 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी. ये स्टैंडर्ड रिलेशन हमने पढ़ा है. इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.7 psi. तो बच्चे इसमें अगर हमने 1 atm का मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ रिलेशन निकालना है, सो 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और अगर हम सेंटीमीटर में निकालें तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10 से डिवाइड होकर ये हमारे पास आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा चार्ली विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Density of gas X is twice than that of Y under same condition. If molar mass of X is m, then molar mass of Y will be. तो बच्चे इसमें हमारे पास दो गैसेस हैं X एंड Y, और कंडीशन वो दे रहा है कि डेंसिटी ऑफ गैस X इज़ ट्वाइस. इसकी डेंसिटी हमारे पास 2D है एज़ कम्पेयर टू Y, इसकी हमारे पास डेंसिटी D है. और वो कह रहा है कि अगर X का मोलर मैस m है तो Y का आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है. Y का मोलर मैस कितना होगा. बच्चे आपने रिलेशन पढ़ा है D इज़ इक्वल टू PM आवर RT. सो यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन है मोलर मैस के साथ
डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जो रेशियो डेंसिटी में होगी वही हमारे पास मोलर मास में होगी। तो अगर इसका मोलर मास m है तो जो y का मोलर मास हो जाएगा m, सो y का मोलर मास हो जाएगा हमारे पास m/2, यानी मोलर मास ऑफ x इज़ डबल एज कम्पेयर टू मोलर मास ऑफ y, सो y का मोलर मास हमारे पास हो जाएगा m/2। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास हो जाएगा m/2, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स एक्सेप्ट, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्सेप्ट गैस मॉलिक्यूल डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर एट वेरी लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर के ऊपर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल ऑफ द रियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, क्या सारी रियल गैसेस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते? रियल गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं। इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन अ गैस, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास होगा चार्ली, चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, तो आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर की इंक्रीज़ करने से गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये डिक्रीज़ हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज, आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ ऑलवेज अबव 0 डिग्री सेल्सियस, इट्स सॉलिडिफाई बिफोर बिकमिंग लिक्विड, its molecule are relatively small in size, forces between its molecule are negligible। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू KMT, हम लोग KMT का पोस्टुलेट स्टडी करते हैं कि इन केस ऑफ आइडियल गैसेस देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या वी कैन से दैट देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, सो उस वजह से उनको हम लिक्विफाई नहीं कर सकेंगे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, helium atom is twice as heavy as hydrogen molecule, the average kinetic energy of helium is dash at 298 Kelvin। सो बच्चे हमने KMT के पोस्टुलेट में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर कोई भी गैस हो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगी, उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये सेम होगी। सो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा, सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो हीलियम और हाइड्रोजन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पे सेम होगी। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ऐसा यूनिट ऑफ आर आइडियल गैस कांस्टेंट आर इज़, सो आर के ऐसा यूनिट क्या होंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। आर हम आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से अगर हमने आर की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए पी वी डिवाइडेड बाय एन टी। प्रेशर की हम वैल्यू पुट करते हैं 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं 0.02241, ऐसा यूनिट में इसका यूनिट है मीटर क्यूब वॉल्यूम का, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 273 केल्विन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल। तो बच्चे इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आपने याद रखना है R इज़ इक्वल टू 8.314। इसके अगर हम यूनिट कैलकुलेट करें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब, ये पर मीटर स्क्वायर और इधर हमारे पास मीटर क्यूब है, तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर, केल्विन ऊपर जाके बन जाएगा पर केल्विन, मोल ऊपर जाके बन जाएगा पर मोल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। सो ये जो न्यूटन मीटर है इसको हम जॉल में भी लिखते हैं, तो 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल, चूँकि हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर इज़ इक्वल टू 1 जॉल।
सो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स in 100 centimeter cube of helium at STP and 50 centimeter cube of CO2 at 273 Kelvin and 1 atm. So 273 Kelvin and 1 atm, this will also STP. So हमने रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालनी है। कौन कौन सी गैसेस दी हुई है? एक हमें हीलियम दी हुई है और CO2 दी हुई है, और इन दोनों गैसेस का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। हीलियम का हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का 50 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो बच्चे आपने याद रखना है कि जब आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो पहले आपने वॉल्यूम में रेशो निकालनी है। तो वॉल्यूम में रेशो निकालने के लिए जो स्मॉलर वैल्यू होगी दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको भी 50 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 50 से डिवाइड करेंगे, तो इधर हमारे पास आ जाएगी 2 रेशो, इधर आ जाएगी 1। सो वॉल्यूम में हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम में 2:1 है। सो इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास क्या रेशो आएगी? 2:1। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा बीटा, यानी हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स में 2:1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाई वॉल्यूम 44.8 dm³, प्रेशर मस्ट बी। तो बच्चे इसमें जो कि वॉल्यूम आपने डबल कर दिया है, जो मोलर वॉल्यूम है, मीन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, इट इज़ इक्वल टू 22.414, और यहाँ पे प्रेशर है हमारे पास 1 atm और टेम्परेचर हमारे पास है 273 केल्विन। सो अगर आप इसका मोल डबल करेंगे, 2 मोल कर देंगे, तो डेफिनेटली इसका वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा 44.828 डेसीमीटर क्यूब, और प्रेशर भी डबल हो जाएगा 2 atm। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा 2 atm। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस, दिस इज़ कॉल्ड एज। तो बच्चे आप गैस लॉज में हमने डिफरेंट लॉज पढ़े हुए, जिसमें हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ में वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और इसमें जो कांस्टेंट है T एंड P बोथ आर कांस्टेंट। सो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये एवोगैड्रोज लॉ में हम डिस्कस करते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच केस द पर्टिकुलर आर मोस्ट ऑर्डर्ड। पर्टिकुलर आर मोस्ट ऑर्डर्ड मीन के कहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डेफिनेट पार्टिकल्स डेफिनेट अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं, ज़्यादा ऑर्डर्ड वे में मौजूद हैं। तो अल्फा ऑप्शन में वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग वाटर में हम मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं वेपर्स में। स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी स्टीम में मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चे इसमें वाटर चूँकि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस की फॉर्म में है, और आइस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब वाटर से आइस बन रही है तो इसमें आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो बेहतर हो जाती है, ऑर्डर्ड हो जाती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव वीकेस्ट वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है बच्चे, उसके लिए आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। और साइज़ का हमें कैसे पता चलता है? साइज़ का हमें उसके मोलेकुलर मास या मोलर मास से पता चलता है। जितना साइज़ ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगे। सो हाइड्रोजन का मोलर मास हमारे पास है 2, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32, क्लोरीन गैस का मोलर मास
71 और नाइट्रोजन का मोलर मास हमारे पास है गैस का 28। सो इसमें जो हमारे पास वीकेस्ट फोर्सेस हैं वो हो जाएंगे हाइड्रोजन में। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। देयर आर 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस, आर्गन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। द करेक्ट सीक्वेंस इन विच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। सो बच्चे बॉइलिंग पॉइंट का हमारे पास रिलेशन मौजूद है। वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to the strength of intermolecular forces, और intermolecular forces का हमने पढ़ा it is directly proportional to size, मॉलिक्यूल के साइज़ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है एंड मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। पोलैरिटी तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास HI चूँकि इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आर्गन और HCl में देखें तो HCl का साइज़ तो स्मॉल है लेकिन वो पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोल फोर्सेस हैं, जबकि आर्गन में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा HCl का एंड देन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा आर्गन का। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हो जाएगा HI, HCl and argon. So Charlie will be the correct option. Next question. (29) The liquid with maximum vapor pressure at given temperature is. वेपर प्रेशर किस लिक्विड का मैक्सिमम होगा? सो बच्चे वेपर प्रेशर का तल्लुक भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ होता है। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं वेपर प्रेशर उतना कम होता है। सो इनवर्स रिलेशन है। तो इसमें अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर में बच्चों आपको पता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वेरी स्ट्रांग फोर्सेस हैं, इसका वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। सिमिलरली ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका जो वेपर प्रेशर है और भी कम हो जाएगा। आइसोपेंटेन और पेंटेन की अगर एन पेंटेन की हम बात करें तो बच्चे आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर इस तरह से है, 5 कार्बन, ये एन पेंटेन हमारे पास आ जाएगा CH3 H2 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 and H3, N pentane and then isopentane CH3 C CH3 H CH2 CH3। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रांच चेन एल्केन हैं उनमें वीक फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन एल्केन। तो आइसोपेंटेन चूँकि ये ब्रांच चेन है तो इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो वीक होंगी, जबकि एन पेंटेन में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वो स्ट्रांग होंगी। सो अगर हम वेपर प्रेशर मैक्सिमम की बात करें तो जहाँ पे वीक फोर्सेस होंगी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो इस केस में हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइसोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच लिक्विड विल बी मिनिमम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के साथ। तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जहाँ पे स्ट्रांग होंगी बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। सो एनिलीन में हमारे पास बेंजीन रिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बेंजीन इसका मोलेकुलर मास ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। कार्बन डाइसल्फाइड में अगर हम देखें CS2 तो ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो सबसे वीक हैं इस केस में।
तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस चूँकि वीक हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा चार्ली कार्बन डाई सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड वेपर प्रेशर। फॉलोइंग प्रॉपर्टी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चे आपको पता है कि वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ती है, फोर्सेस इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होती हैं और इवेपोरेशन बढ़ती है, और इवेपोरेशन के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। सो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, बाकी सारी चीज़ें टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज़ हो जाएंगी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। चेंज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। इट मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो दिस वन इज़ करेक्ट। हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये इनकरेक्ट है। अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री ईजीली, इसकी डिफॉर्मेशन ईजीली नहीं हो सकती। हैज़ एन इरेगुलर 3D डायमेंशनल अरेंजमेंट। तो बच्चे इसमें आपने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। एंड सॉफ्ट एंड स्लोली, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चेंज एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड, मीन इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अल्फा विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। लिक्विड बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। तो बच्चे आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to external atmospheric pressure, external pressure। सो जैसा कि हमें पता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लो एट हायर एल्टीट्यूड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन। वेपर प्रेशर लिक्विड का डिक्रीज होता है क्या चीज़ इंक्रीज करने से। अल्फा ऑप्शन है टेम्परेचर। तो बच्चे आपको पता है कि वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो वेपर प्रेशर लिक्विड का डिक्रीज नहीं होगा टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। नंबर 2 हमारे पास है पोलैरिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। बच्चे जब आप पोलैरिटी इंक्रीज़ करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चूँकि स्ट्रांग हो जाएंगी तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड विद पोलैरिटी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा चार्ली विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। विच सीक्वेंस ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। तो इसमें हमने ग्रुप 18 यानी 8th A के जो एलिमेंट्स हैं उनमें देखना है कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कैसे डिक्रीज होती हैं। तो बच्चे आपने पढ़ा हुआ है कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस एज वी नो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़। और ग्रुप में अगर हम बात करें तो ग्रुप 18 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। ज़ीनॉन। तो बच्चे चूँकि इनका साइज़ जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, इस तरह से साइज़ डाउन द ग्रुप इनका इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ के इंक्रीज़ होने से जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो हमारे पास हो जाएगा
जीनॉन सबसे ज़्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, देन हमारे पास होंगी क्रिप्टॉन, उसके बाद होंगे हमारे पास आर्गॉन, एंड सबसे कम हमारे पास हो जाएंगी इसमें गिवन ऑप्शन में नियॉन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन एंड नियॉन। डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, which is correct about the amorphous solid? Sharp melting point, we know that amorphous solid melt within the range of temperature. Have perfect arrangement of atom, perfect arrangement नहीं होती, इसमें random arrangement होती है। undergo clean cleavage, amorphous solid में cleavage plane या clean cleavage नहीं होती। can possess small region of orderly arrangement। तो बच्चे जो amorphous solids हैं उनमें कुछ जगह पे जो पार्टिकल्स हैं कहीं कहीं पे वो ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं, और इस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइन पार्ट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी द डेल्टा ऑप्शन, यानी एमॉर्फस सॉलिड में दे कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन मेटल स्ट्रेंथ, मेटेलिक लस्टर, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो बच्चे मेटेलिक बॉन्ड ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है। स्ट्रॉन्गर द मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटल। मेटेलिक लस्टर को भी एक्सप्लेन करती है, एंड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को भी एक्सप्लेन करती है। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल इज एक्सपेक्टेड टू हैव हार्डेस्ट, एक्सपेक्टेड टू बी हार्डेस्ट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चे इसमें आपने याद रखना है कि जो कोवलेंट क्रिस्टल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होते हैं और वो हार्ड भी ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड शो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है कि मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो मॉडरेट होते हैं, लो नहीं होते। बैड कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओनली थर्मल कंडक्टिविटी, नहीं जी, मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं। सो डेल्टा विल बी द करेक्ट ऑप्शन, गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, लेयर्स ऑफ कार्बन एटम इन ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय। कार्बन एटम में जो ग्रेफाइट में कार्बन एटम की लेयर्स हैं उनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो बच्चे इसमें आपको पता है कि ग्रेफाइट ये इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक लेयर, और दूसरी लेयर में कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड में यूटिलाइज हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्सेस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज एन एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस विच मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। आइस, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं बीटा ऑप्शन में, ये भी मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बच्चे हमारे पास जो ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड में हमारे पास कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और सिलिकॉन कार्बाइड इज़ अ कोवलेंट मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी दी डेल्टा। डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मुझे 42 में है द मेटेलिक बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपने हमारी बुक में लिखा हुआ ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि मेटेलिक बॉन्ड को हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, बैंड थ्योरी एंड एमओटी, इन सब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43,
which one will show malleability and ductility. Malleability and ductility, these are the properties of metals. Malleability mean which can easily be converted into sheets, and ductile mean which can easily be converted into wires. So इसमें हम देख सकते हैं कि metals कौन, KCl आयनिक कंपाउंड है, बोरॉन नाइट्राइड कोवेलेंट कंपाउंड है, शुगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जबकि कॉपर जो है वो मेटल है. सो कॉपर विल बी malleable as well as ductile. So correct option will be the delta. Next question 44. Which solid does not contain true covalent bond? तो बच्चे इसमें आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में है सिलिका, सिलिका में SiO2, सिलिकॉन और ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड है. बेटा ऑप्शन में देख सकते हैं कि ये मेटल है निकल, तो निकल में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. कैडमियम आयोडाइड, इसमें भी बच्चे कैडमियम और आयोडीन में कोवलेंट बॉन्ड होगा, और डायमंड में वी नो दैट कोवलेंट बॉन्ड होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. डैश इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटेलिक सॉलिड. मेटेलिक सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो इसमें बच्चे अल्फा ऑप्शन में मेलेबिलिटी, मेटल्स आर मेलेबल, मीन मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स. चार्ली ऑप्शन में है डक्टाइलिटी, मेटल्स आर डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स. डेल्टा ऑप्शन में है लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन शाइनिंग सरफेस, तो मेटल्स की जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस होती है. बीटा ऑप्शन में है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस मीन सेंसिटिव. Sensitive. So metals are not brittle. Ionic solids, brittleness is the property of ionic solid. So ionic solids are brittle. So इसमें हमारे पास बीटा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. 46 में है जी प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D सबशेल आर. 3D सबशेल के लिए, तो बच्चे इसमें हमारे पास 3D सबशेल के लिए हमने प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज़ बतानी है. तो बेटा आपने याद रखने के ये जो सब शेल्स के साथ इंटीजर्स लिखे हुए होते हैं, दिस विल बी दी वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 3. एंड D सब शेल के लिए जो L वैल्यू है एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट विल बी 2. सो 3D के लिए प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड 2. सो n इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 2, दैट विल बी चार्ली ऑप्शन. सो इसमें हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला. तो बेटा इसमें क्वांटम नंबर वाले टॉपिक में आपने डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हुए. उसमें हमारे पास एक फार्मूला है 2n². इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक फार्मूला हमारे पास 2 × 2l+1. इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं सब शेल में. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, सब शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे 2 × 2l+1 से. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा बीटा, 2 × 2l+1. नेक्स्ट क्वेश्चन बचे 48. 48 में हमारे पास है एन एलिमेंट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रिक एसिड NO, द एलिमेंट बिलोंग्स टू विच ग्रुप. तो बच्चे इसमें हम देख सकते हैं कि NO के अंदर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करें NO, तो इसमें बच्चे नाइट्रोजन है, इसमें हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है. और ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है. सो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन. और 15 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस में भी 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो NO और फास्फोरस जो है वो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं. और फास्फोरस जैसे कि हमें पता है कि ये ग्रुप 5th A से बिलोंग करता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा, ग्रुप 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 में है डैश एलिमेंट
एटम इन ग्राउंड स्टेट हैज़ नो पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बच्चे अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसमें हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर चेक करें तो 1s2 2s2, p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px1 2py1 और 2pz इसमें एम्प्टी है। तो ग्राउंड स्टेट में किसी भी कहीं पे भी p के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 50। बेटा इसमें कैथोड रेज काज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अल्फ़ा में है पॉजिटिव रेज, बीटा में एक्स रेज, गेमा रेज एंड रिडक्शन। कैथोड रेज की बेटा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपने पढ़ी हैं, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि दे हैव रिड्यूसिंग इन नेचर सो दे कैन काज रिडक्शन। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैसेस, और डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज में आपने देखा था कि कैथोड रेज गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके पॉजिटिव रेज जनरेट कर सकती हैं। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक विद हैवी मेटल एनोड। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास गेमा रेज है। गेमा रेज कैथोड रेज जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन शेल इज़। तो बेटा आपने ऑर्बिटल निकालना है यहाँ पे एन शेल में, तो अगर हमें नंबर ऑफ़ शेल दिया जाएगा तो उसमें ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फार्मूला होगा नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, n विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा ये आपके पास n शेल है, n शेल में हमारे पास हो जाएगा, अगर k शेल होगा तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, l के लिए n की वैल्यू 2 होगी, m के लिए n की वैल्यू 3 होगी एंड n शेल के लिए ये 4th शेल है तो n की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। तो इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी चार्ली, यानी n शेल में जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हैं वो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। एनायन विद डाई नेगेटिव चार्ज हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन दिस एनायन बिलोंग्स टू। तो बेटा इसमें हमें एक एनायन है जिसके ऊपर -2 चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एनायन है x और -2 इसके ऊपर चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है और इसमें लास्ट पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर हम इसके एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें x की, तो x की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जो 3s2 और 3p6 था, इधर 3p4 हो जाएगा। सो इसमें बच्चे हमारे पास जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल विल बी दी 3rd शेल। सो इट मीन कि ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है एंड वैलेंस शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे पास हैं 6, तो इसका जो ग्रुप नंबर है विल बी 6। तो इसमें ग्रुप 6A एंड 3rd पीरियड, ग्रुप 6A एंड 3rd पीरियड हमारे पास हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन विल बी करेक्ट, 6A एंड पीरियड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 53। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन M+2 इज गिवन 2 8 14, इट्स एटॉमिक मास इज 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो बच्चे इसमें हमारे पास M+2, इसमें इलेक्ट्रॉन है 2 8 एंड 14। सो अगर हम M की बात करेंगे तो जो चार्ज होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चुके यहाँ पे निकले हुए, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 8 14 + 2, तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 26। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 26 हैं तो बेटा इसमें हमारे पास प्रोटॉन भी
इलेक्ट्रॉन अगर इसमें 26 हैं तो प्रोटॉन भी इसमें 26 है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे मास नंबर इन A माइनस जी। सो प्रोटॉन को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू 56, इसमें हमारे पास मास नंबर है, माइनस 26। सो न्यूट्रॉन हमारे पास हो जाएंगे 30। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, brittleness in ionic solid is caused by dash between the same ions। तो बेटा इसमें आपने याद रखने के आयनिक सॉलिड्स दे आर ब्रिटल। जब उनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी जो लेयर्स हैं उनमें रिपल्जन जो है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल ये आयनिक सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइन, एनाइन कैटाइन देन एनाइन कैटाइन। दूसरी लेयर में जहाँ पे एनाइन होगा वहाँ पे हमारे पास कैटाइन होगा, कैटाइन के नीचे एनाइन, एनाइन के नीचे कैटाइन एंड देन एनाइन। तो बेटा जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाली लेयर जब स्लिप करेगी, ऊपर वाली लेयर जब मूव करेगी नीचे वाली लेयर के ऊपर, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आए ना ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और इनकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्जन से यहाँ से आयनिक क्रिस्टल जो है वो ये ब्रेक हो जाएगा। सो ब्रिटलनेस इज़ ड्यू टू brittleness is due to electrostatic force of repulsion। Charlie option will be the correct। Next question, question number 55, number of ions per unit cell of NaCl crystal lattice is। number of ions, तो बेटा हमने पढ़ा है कि NaCl में NaCl इसमें जो एक फार्मूला यूनिट्स है उसमें हमारे पास 1 फार्मूला यूनिट में यानी यूनिट सेल में हमारे पास एक यूनिट सेल में हमारे पास 4 फार्मूला यूनिट्स हैं, 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। 4 फार्मूला यूनिट्स का मतलब है कि टोटल हमारे पास 4 सोडियम आयंस हैं एंड 4 यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड हैं। सो टोटल हमारे पास जो आयंस हैं 8 आयंस हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी डेल्टा 8 आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, मेटेलिक लस्टर शोन बाय मेटल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट मोलेकुलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा हमें जैसे पता है कि मेटल्स दे हैव मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन, तो उनमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से मेटेलिक क्रिस्टल की शाइनी सरफेस होती है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक लस्टर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा चार्ली, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट क्वांटम नंबर। n gives the idea of energy and size of orbit। तो वी नो दैट n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एज वेल एज एनर्जी। L give the shape of an orbital। so L give the shape of an orbital, azimuthal quantum number, S ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होगी एंड देन P ऑर्बिटल की डम्बल एंड सो ऑन। M give the energy of electron in an orbital। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये इनकरेक्ट होगी चूँकि जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है M, it gives the space orientation, space orientation। space orientation of subshell or we can say that orbitals। so इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, all of the following are correct for atomic orbital except P subshell has 3 ऑर्बिटल। तो बेटा P के 3 ऑर्बिटल हैं, Px, Py और Pz। बेटा ऑप्शन में है एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 4d। तो एनर्जी का पता हमें चलता है n+l रूल से। तो 4s के लिए हमारे पास n+l रूल है 4 प्लस s के लिए l वैल्यू होती है 0 तो 4 आ जाएगा। 4d के लिए 4 प्लस d के लिए l वैल्यू 2 होती है तो 6।
सो एनर्जी ऑफ 4s इज़ लेस देन 4d, तो ये भी करेक्ट है। एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल इन शेप, ये भी करेक्ट है, एस की शेप स्फेरिकल है। ऑल डी ऑर्बिटल है 4 लोब्स, तो बेटा ये इनकरेक्ट है, सारे डी ऑर्बिटल्स में 4 लोब्स नहीं होते। जो डी जी स्केयर है, डी जी स्केयर, इसमें बेटा हमारे पास इसकी शेप इस तरह से है, इसको हम कहते हैं डम्बल विद कॉलर। तो इसमें हमारे पास 2 लूप्स हैं, 1 और 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा। ऑल डी ऑर्बिटल हैव 4 लूप्स, दिस विल बी इनकरेक्ट अबाउट डी ऑर्बिटल, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अल्फा पार्टिकल। तो बेटा इसमें आपके पास अल्फा पार्टिकल He+2, दे आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम। इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 0। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव में हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो निकल गया, अब 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास हो जाएगा बीटा H पॉजिटिव। सो अल्फा पार्टिकल में एंड H पॉजिटिव आयन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट अप्लाइंग हुन्स रूल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो बेटा इसमें अल्फा ऑप्शन है फ्लोरीन, फ्लोरीन में 2p5 है। अब 2p5 को आप हुन्स रूल अप्लाई करें या ना करें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो सेम ही आएगी। नियॉन में हमारे पास 2p6 है, 2p6 कम्प्लीटली फिल्ड है, विदाउट अप्लाइंग हुन्स रूल हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। सोडियम में हमारे पास लास्ट पे 3s1 है, सो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हुन्स रूल की ज़रूरत नहीं है। एंड फास्फोरस में हमारे पास 3p, इसके जो वैलेंस लास्ट शेल है 3p, ये 3 आ जाता है। अब 3p3 में 3px, 3py एंड 3pz। तो इसमें हम हुन्स रूल अप्लाई करेंगे। हुन्स रूल के मुताबिक 1 इलेक्ट्रॉन x में आएगा, फिर y में आएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन z में आएगा। सो इसमें हम हुन्स रूल को अप्लाई करेंगे। विदाउट अप्लाइंग हुन्स रूल इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी डेल्टा फास्फोरस। तो बेटा ये आज की डिस्कशन थी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।